प्यारे साथी नमस्कार, मैं केसपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। क्लास आपकी बहुत ही जबरदस्त चली हुई है, कंटिन्यू मेरे साथी आप करते भी आ रहे हैं और मुझे इतना विश्वास है कि यदि आपने कक्षा और ये नोट्स बनाए तो भैया जी आप तो मात खाने वाले हैं नहीं। तो गुड इवनिंग सभी की स्वीकार है, कमेंट्स बहुत तेज चल रहे हैं, तो नाम तो भैया जी ना ले पाऊंगा भाई मैं, ठीक है। ऋषि है हूं तो भैया ऋषि, चलो ऋषि जी हमारे साथ हैं, ये पता ना आगे को क्या लिखी थी, गुड इवनिंग लिखी हुई है। चलो तो अभिषेक जी भी हैं और बहुत बढ़िया, तो सभी एक बार सभी के सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। अब भैया जी एक चीज ये होगी, ये आज उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन हमारा चल रहा था, 5वीं क्लास है तो आज ये हो जाएगी समाप्त। कल को आपकी जो है पंचायती राज वाला टॉपिक हम कराएंगे, पंचायती राज आपकी कल होगी। और साथ ही एक थोड़ा सा बस मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है, कि कुछ मेरे साथियों के कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी ज्यादा डीप मत पढ़ाओ और ऐसे मत करो, ये मत करो, एसआई को यूपी से अलग कर दो, यूपी को एसआई में बढ़ा दो, ऐसी भी कर दो। भैया मैं अपने स्तर से मैं एकदम बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, मुझे ज्यादा मत बताओ कि क्या पढ़ाना है क्या ना पढ़ाना, ठीक है। आप अब जुड़े हैं तो शायद मैं आपसे 10 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ इस कंपटीशन में, और मैं आज की अब आप सोच रहे हो कि 10 साल पहले पेपर की तरह चलें, छोटी छोटी सी हलवा हलवा सी चीज लाकर मैं आप पे दे दूं और आप पे भी मैं अच्छा लगूं, मुझे अच्छा ना बनना, ठीक है। मुझे कहने का मतलब है जो आपका आज के माध्यम से देखूं, जो आपके वर्तमान में चीजें चल रही हैं उसके साथ भैया जी मैं समझौता नहीं करूंगा, ना अपने कंटेंट के साथ समझौता करूंगा, आगे बात समझ में। और ज्यादा मुझे जो है गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्तर से एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आगे बात समझ में। और कुछ जो है एक दो बहन जी का भी जो है पर्सनल मैसेज था, वो भी ये कह रही थी कि गुरुजी हमारी समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा डीप पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैं अपना फुल जो है 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, समझने की कमी आपके अंदर है, मतलब कि ये चीजें देखनी है कि हम में ही कोई ना कोई ऐसी चीज कम होगी जो नहीं समझ में आ रही। बाकी तो इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, यदि बाद में देखूं तो इस वीडियो को 50,000 बच्चे देख रहे भी हैं, 50,000 बच्चे में तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, इसी के साथ मैं ज्यादा बातें चीतें ना करूंगा आपसे, समय बड़ा मूल्यवान है और ये भी मैं बता रहा हूँ इतना मूल्यवान समय है, यदि आपने इस समय की कदर कर ली तो आने वाले 30 साल आपकी कदर करेंगे। और भैया यदि आपने इस साल, ठीक है, मौज मस्ती में, और मैं तो निष्पक्षता के साथ कहता हूँ, ना तो कोई भैया डर है, ज्यादा से ज्यादा क्या है अपनी भड़ास निकालोगे, गाली वाली लिख दोगे, वो बस चिपटेंगी ना, ठीक है। लेकिन मेरी बातें आज मैं कह रहा हूं तो ये समझ लेना, अपना बड़ा भैया समझ लेना, छोटा भैया समझ लेना, मेरी बात आज लिख कर रख लेना कि कोई काम ना आएगा जीवन में। नौकरी है तो सब कुछ है, अन्यथा कोई किसी के काम नहीं आएगा। पैसा पैसा है, नौकरी होगी तो पैसा होगा, पैसा का आज के टाइम में वजूद है। आज आप अपनी रिश्तेदारी में जाके देखो, और एक आप जा रहे हो और एक आपका भैया या दोस्त कोई भी हो सरकारी नौकर, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होगी ना कि आपकी। आप तो बस पेट भर के आना, 2 रोटी खा के आनी और चले जाना, उससे इतनी पूछेंगे और भैया कैसे है, कहाँ ड्यूटी चल रही है, जो कभी ना पूछें वो भी आपसे पूछ के चलेंगे। आगे भाषण में तो होते की बूझ है, और ये वास्तविकता है, जिसके पास है उसी की बूझ है, समझ गए ना। अब मैं अपने ऊपर ही लेकर चलूं, यदि मैं आपके क्षेत्र में आऊं, जहां से भी आप होंगे, जहां से भी आप होंगे और मैं आपके क्षेत्र में आऊं और मैं एक मैसेज डाल दूं कि आज ऐसे मैं श्रावस्ती में आया हुआ हूं, तो ये पक्का है कोई काम ऐसा होगा जिसमें आप कारण बस उलझ जाएं, लेकिन ये होगा कि इस पल सर आए हैं भाई, चलना है, जरूर चलना है। क्यों? ये होते की बूझ है, नहीं तो तुम जाने करे कौन की इस पल सर है, ना जानते। तो समय है, इस समय की कदर करना, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा, समय की कदर कर लियो बस, ठीक है। चलो इतना में आप समझ जाते हैं बढ़िया तरीके से। साथी आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा न्यायपालिका। कौन सी पालिका की बात है तो मेरे साथी आज टॉपिक होगा न्यायपालिका, और अपने में बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक होगा भैया जी, न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी बोलेंगे। साथी न्यायपालिका की बात आती है तो बढ़िया तरीके से आपको करना है, आवाज मेरी बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के पास तक पहुंच रही होगी, तो हम कर देंगे साथी जुडिशरी। क्या होगा तो भैया जी आप कर पा रहे होंगे और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मतलब कि जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी जुडिशरी, जी सर। न्यायपालिका को हम क्या बोलेंगे तो भैया जी जुडिशरी हम बोल देंगे। है क्या न्यायपालिका जी, यहाँ पे हेडिंग डालते चलेंगे। सती में देखूं तो न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये मैंने आपको बताया भी होगा। जो जुडिशरी जो है हमारे शासन की बात होगी, मैंने करवाया होगा ना, एक टेबल बनवाई होगी और उसमें लास्ट में लिखवाया होगा तीसरा, तो न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे बात समझ में जी। और दूसरी एक और बात, तो इसका जो मुख्य कार्य होगा विधि की व्याख्या करना, जो लॉ है, जो कानून है, उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये पॉइंट पहले तो आप लिख भी देंगे, और भैया जी आपको बता देना है, यदि मैं न्यायपालिका की बात करूं तो सती जुडिशरी ऐसे ही लिख देना है, न्यायपालिका जी सर। न्यायपालिका शासन का, किसका? न्यायपालिका मेरे साथी शासन का, शासन का तीसरा, शासन का क्या होगा तो भैया जी न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा होगा तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जी, महत्वपूर्ण अंग है। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट ना होगा भी, जिसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। यदि मैं बात कर पाऊंगा साथी, जिसका ऐसे लिख पा रहे होंगे, जिसका जो मुख्य कार्य है, कौन से कार्य की बात है, जो वर्क है, ठीक है ना, जो मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। साथी किसकी, तो आप बताएंगे विधि की व्याख्या करना है। आता है क्वेश्चन तो निष्पक्षता के साथ आप बताएंगे व्याख्या करना है। आगे बात समझ में जी। तो भैया जी न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और इसका कार्य आप सभी को पता है, जो जो कानून है उसकी व्याख्या करना है, और यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है जहां तक निकाय विधान और संविधान से जाकर कार्य करने लगते हैं। तो ये पॉइंट तो आपको लिख देना है, बाकी तो सर बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे न्यायपालिका में बताऊंगा, तो मैं तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एक एक पॉइंट आपके जो दिमाग में छप जाएंगे। जी सर। सर प्लीज PYQ भी कराया करो, तो सैटरडे को कराया करूंगा, ठीक है, सैटरडे को कराऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। भैया जी न्यायपालिका जो है, इस न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक
एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। ये न्यायपालिका जो है ना, नागरिकों के आज में देखो अधिकारों का रक्षक है। यदि आज किसी नागरिक के साथ गलत, ठीक है ना, धारणा होती है, गलत कोई कार्य होता है, तो वो सीधा कानून का दरवाजा खटखटाता है। उसे निष्पक्षता के साथ मेरे साथ न्याय प्रदान किया जाता है, जो कि न्याय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रदान किया गया, और उसे लागू करना और सुचारू रूप से बेहतर ढंग से, ठीक है ना, प्रदान करना वो जुडिशरी का कार्य होगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको करना होगा। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक, ये पॉइंट आपको बताना है भैया जी। इसकी बात होगी तो आप बताएंगे जुडिशरी की बात होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है तो आप बताएंगे साथ ही जुडिशरी जी। अब किसकी बात होगी तो भैया जी मेरा तो आप कर देना जुडिशरी, कर देना जुडिशरी, मतलब कि न्यायपालिका को, नागरिकों के अधिकारों का, न्यायपालिका को जी, नागरिक, हाँ जी, नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकों के क्या होगा भैया जी, अधिकार। अब अधिकार मतलब राइट, राइट्सों की बात है, अधिकारों का रक्षक बताया जाता है। अधिकारों का क्या होगा मेरे साथी, रक्षक, इस तरीके से कर देना है। जुडिशरी को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी, एवं मेरे साथी क्या, तो आप यहां लिखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो होगा तो आप बता देना भैया जी। इसकी बात होगी तो आप यहां लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सजग प्रहरी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है तो साथी सजग प्रहरी कहा जाता है, कहा जाता। अब प्रहरी शब्द यहां पर है तो आप बोलेंगे द्वारपाल, ठीक है, मतलब कि बोल देते हैं ना, जो अंगरक्षक बोले, जो लगे होते हैं बॉडीगार्ड, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो साथ ही न्यायपालिका को नागरिकों की राइट्सों का रक्षक एवं कॉन्स्टिट्यूशन का सजग प्रहरी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर देने हैं, और यहां से मैं बात कर पाऊंगा तो भैया जी एक अपने देखो 1862 ईस्वी की बात है। एक भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत देश में 3 हाईकोर्टों की स्थापना की जाती है, जिनमें सबसे पहले कलकत्ता, फिर आपका बंबई और फिर था मद्रास। साथ ही धीरे धीरे देखी जाए तो न्याय की जरूरत पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग देश में एक चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो आपको हेडिंग डाल देनी है भैया जी, हाई कोर्ट कौन सा, तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, और आप ही को हेडिंग डालनी है, ठीक है, उच्च न्यायालय। मैं बात कर पाऊंगा तो सर जी आप कर देना हाई कोर्ट। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, हाई कोर्ट, और आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। उच्च न्यायालय सर जी, हाँ, हाई कोर्ट आप करेंगे, ठीक है, हाई कोर्ट जी, ये होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ये होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय की मुख्य जो पीठ है, इलाहाबाद व खंडपीठ लखनऊ में है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब बात किसकी होगी सर जी, यूपी जी के बुक कब तक अपडेट होगी तो भैया 25 अप्रैल तक हो जाएगी। वैसे अब सारा काम अपडेट तो हो गई, अब जो है टाइपिंग का मैटर बच रहा है, बस 2-4 दिन टाइपिंग होगी और फिर आपके बीच में बुक पहुंच जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। अब बात आप हाई कोर्ट ऐसे हेडिंग डाल देंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा जी। ये लिख देना है आपको, कौन सी प्रदेश की बात होगी तो मेरे भैया जी उत्तर प्रदेश आएगा क्वेश्चन, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश, देश करना है, उत्तर प्रदेश देश होगा ना, उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश ऐसे करेंगे भैया जी, उच्च न्यायालय की, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात है तो ये आपको कर देना है भैया जी हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है, हाई कोर्ट की मुख्य पीठ, इस तरीके से आपको कर देना है। अब ये मुख्य पीठ कहाँ है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, माफी चाहूं, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ, आज तो प्रयागराज बोल दूं मैं, क्योंकि 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज तथा सती खंडपीठ, एक खंडपीठ भी होती है, खंडपीठ वो कहाँ है तो सती लखनऊ में स्थित है। कहाँ मेरे भैया जी, लखनऊ में स्थित है। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप ही को बता देना है, और ये आप बताएंगे स्थित है जी सर। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपको नोट करना है बढ़िया तरीके से, मुझे इतना विश्वास है कि आप यदि करेंगे, यदि आपने कर लिए तो 100%, ठीक है। भैया जी क्या क्लास से ही सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यदि आपने नोट्स बना लिए। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इतना क्लास में ना मिलेगा, उसमें माफी चाहूं किताब में ना मिलेगा, इतना किताब में ना मिलेगा। यदि आपने नोट्स सर हिंदी में पढ़ा पढ़ा करो, ठीक है, कोई क्या इंग्लिश में, अब ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। अब भैया जी स्थापना की बात आती है, देखो क्या होगा, स्थापना आपको करनी है किसकी, इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी भैया जी, इस्टेब्लिशमेंट। अब ये किसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। ये इसकी स्थापना कब होती है, आज स्थापना यहां पर लिखी है, तो स्थापना आप बताएंगे 17 मार्च 1866 ईस्वी को। ध्यान से सुनना है, कै मार्च की बात होगी तो भैया जी 17 मार्च 1866 ईस्वी की बात होगी, और कहां पर को भैया आगरा में। तो कहां पर, पहले उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो कहां था, आगरा में था, और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए आगरा में, साथ ही कहां पर, आगरा में, उत्तर पश्चिम, ये कर देना है उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए। आगे बात समझ में, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए, इस तरीके से पॉइंट आपको करना है। तो भैया जी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात होगी इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की 17 मार्च 1866 ईस्वी की बात है। 1766 ना होगा भैया जी, 1866 होगा। और ये कहां होती है तो आप बताएंगे भैया ये आपकी आगरा में। इसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर वॉल्टर मॉर्गन। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश 17 मार्च 1866 को जो फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात होगी तो आप लिख देंगे भैया जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये आप बता देना, मतलब कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जी सर, कौन सी जस्टिस की बात होगी तो आप बताएंगे भैया जी, मतलब कि प्रथम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है, प्रथम चीफ जी जस्टिस, इस तरीके से कर पा रहे होंगे जस्टिस, ठीक है, जस्टिस ये कर देना। अब ये कौन होंगे सर वॉल्टन मॉर्गन। अब
अब ये कौन होंगे? सर वॉल्टन मॉर्गन। अब कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा सर वॉल्टन मॉर्गन, ठीक है, ये आप ही को करना है सर वॉल्टन मॉर्गन जी, बहुत बढ़िया। कौन सी मॉर्गन होंगे? तो आप करेंगे सर वॉल्टन मॉर्गन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात होगी, ये बन जाते हैं वॉल्टर, वॉल्टर मॉर्गन करना, वॉल्टर होगा, माफी चाहूंगा, वॉल्टर आप करेंगे, ठीक है ना, वॉल्टर मॉर्गन जी। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस कौन था, तो आप बताएंगे भैया जी वॉल्टर मॉर्गन था, पहले आगरा में है ये, ठीक है। अब बात होगी वर्ष 1869 ईस्वी में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया भैया जी, वर्ष मतलब अब आगरा में नहीं रहेगा, तो आप बताएंगे क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, वर्ष जी 1869 ईस्वी को, 1869 ईस्वी को, ठीक है ना। हाई कोर्ट जो है भैया जी, कौन सा हाई कोर्ट, ये आपको कर देना है, हाई कोर्ट आगरा से कहां, तो भैया आप बताएंगे आगरा से इलाहाबाद, ठीक है, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जी, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित, स्थानांतरित जी, ये आपको कर देना है, स्थानांतरित कर दिया। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है ना? 1869 एडी की बात होगी, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। यहाँ आगे बात समझ में, देखो पहले तो उत्तर पश्चिम क्रांति के लिए आगरा में, फिर उसके बाद 1869 को हाई कोर्ट जो था ये आगरा से कहा इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। और ये था उत्तर पश्चिमी, ऐसे उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना, आगरा ये नाम था। और भैया एक बात और होगी, 17 मार्च 1866 आगरा से इलाहाबाद, अरे यहाँ देख लो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है रूपा जी, ये कर लेना है, कब की बात होगी? 1869। और भैया जी एक और बात, 11 मार्च, 11 मार्च की बात होगी, तो भैया आप लिखेंगे सर जी, हाँ मेरा आप 11 मार्च 1919 कर देना, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा, कब की बात होगी? तो 11 मार्च 1919, 1919 की बात होगी, तो इसका नाम बदला, को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? तो साथी नाम बदलकर आप करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया। पहले तो ये था उत्तर पश्चिम प्रांत ऐसे, ठीक है, तो 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, साथी कौन सा आप लिखेंगे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया जी सर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा जी। और जब आएगा तो आप बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, रख दिया, पॉइंट एक एक नोट करते चलना है। अब क्वेश्चन आएगा कि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं था, उत्तर पश्चिमी प्रांत ऐसे था, ठीक है ना। अब 11 मार्च 1919 की बात थी, अब इसका पूरा नाम बदला और आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया। एक बार यदि मेरे साथी सभी को यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आए हैं तो जल्दी से आप मुझे थंब का निशान लगाकर तो जरूर बता दो कि हाँ सर जी, ठीक है, ये आपके, हाँ ये तुम्हारे समझ में आ गए हैं। आगे बात समझ में, एडी क्या होता है? एनो डोमिनो, एनो डोमिनो का मतलब ईसवी होता है, ईसवी, ठीक है, चलो ईसवी होगा, ये कर देना है, ठीक है। चलो अब भैया जी, जो 17-18 फरवरी की बात थी, जो यूपी सिपाही का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे भैया क्वेश्चन आया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? नोट करते चलना है। अब क्वेश्चन आएगा कि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय नहीं था, उत्तर पश्चिमी प्रांत ऐसे था, ठीक है ना। अब 11 मार्च 1919 की बात थी, अब इसका पूरा नाम बदला और आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया। एक बार यदि मेरे साथी सभी को यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आए हैं तो जल्दी से आप मुझे थंब का निशान लगाकर तो जरूर बता दो कि हाँ सर जी, ठीक है, ये आपके, हाँ ये तुम्हारे समझ में आ गए हैं। आगे बात समझ में, एडी क्या होता है? एनो डोमिनो, एनो डोमिनो का मतलब ईसवी होता है, ईसवी, ठीक है, चलो ईसवी होगा, ये कर देना है, ठीक है। चलो अब भैया जी, जो 17-18 फरवरी की बात थी, जो यूपी सिपाही का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे भैया क्वेश्चन आया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आपको बता देना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये भी बता पा रहे होंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत, मेरे साथी क्या होगा? जो स्वीकृत है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भैया जी, हाँ स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160, ये क्वेश्चन आया था भैया जी। आगे बात समझ में, यहाँ तक बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट आप सभी की समझ में आएगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है, यही सारी चीज करेंगे। अब देखो हम देखें भाई, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन, लेकिन क्वेश्चन आज है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी तक तो अंग्रेज चल रहे हैं, अब प्रथम भारतीय एग्जामिनर का मूड खिसक गया और उसने कह दी कि अब ऐसे ना पूछा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, इसे तो सब बता रहे हैं, लेकिन वो कहने लगे कि जो है सर समझ तो आ रहे पर थोड़ा धीरे और करो। अच्छा, तुम्हारी सबसे ज्यादा कमेंट्सबाजी रहती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन होगा, ये भी आपको बताना है मेरे साथी, कौन से न्यायालय की बात होगी तो आप करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जी, आएगा तो आप बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय, मतलब फर्स्ट, प्रथम भारतीय, ये बता देना, प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। कोई भी यदि इस क्वेश्चन का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भैया आपने तैयारी की है कभी।
कोई भी, पुराने तो बहुत होंगे यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही को देना होगा। अब आप ही को बताना आपने तैयारी की है कभी। कोई भी, पुराने तो बहुत होंगे यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही को देना होगा। अब आप ही को बताना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री शाह मोहम्मद सुलेमान कर देना है साथी। श्री शाह कौन सी शाह होंगे? श्री शाह मोहम्मद, जी सर जी, सुलेमान, एकदम राइट आंसर। श्री शाह मोहम्मद सुलेमान आएगा क्वेश्चन तो मेरे भैया आप एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे। श्री शाह मोहम्मद सुलेमान जो 1932 से लेकर भैया जी 1932 से 1937 तक ये जो है चीफ जस्टिस रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भाई साहब, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। तो आप करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? तो आप बता देना श्री शाह मोहम्मद शाह, एकदम राइट आंसर। और स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मतलब कि स्वतंत्रता की बात होगी ना, अब देश स्वतंत्र हो गया, जैसी स्वतंत्र हुआ है तो आप कर देना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप करेंगे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय साथी कौन सा? तो आप बताएंगे इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद ऐसे ही होगा ना, उच्च न्यायालय, कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम फर्स्ट चीफ जस्टिस, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप बताएंगे भैया जी विधु भूषण मलिक कौन से? तो आप कर देना विधु भूषण मलिक, आता है क्वेश्चन और आएगा तो आप बताएंगे नाम होगा विधु भूषण, ठीक है, कौन सी भूषण? विधु भूषण मलिक, जी सर। आगे बात समझ में ना? हाँ जी सर जी, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस जिनका नाम क्या होगा? मेरे साथी नाम होगा विधु भूषण मलिक, ये आपको कर देना है। ये भी पॉइंट आएगा बहुत, बहुत बढ़िया गुरुजी। बागपत तो राम राम, बहुत बढ़िया, शाबाश, यहाँ जाओ। अब ये करना है समझ में ना? हाँ जी सर जी, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस जिनका नाम क्या होगा? मेरे साथी नाम होगा विधु भूषण मलिक, ये आपको कर देना है। ये भी पॉइंट आएगा बहुत बढ़िया गुरुजी। बागपत तो राम राम, बहुत बढ़िया, शाबाश, यहाँ जाओ। अब ये करना है साथी, आपने एक आज देखो अधिकांशतः है एग्जामिनर बहुत आगे चल रहा है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन किस शैली में निर्मित है? अब वे यही क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि इलाहाबाद में स्थित इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जो इमारत है भाई, क्योंकि अंग्रेजों के समय बनी थी, 1869 ईस्वी में इलाहाबाद ले गए, कौन सी शैली में वो इमारत बनी हुई है? तो आप बताएंगे इंडो गौतिक शैली होगी सर। कौन सी शैली? तो इंडो गौतिक शैली, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो हम बताएंगे। हाँ, ये प्रथम गवर्नर मतलब कि वैसे भी थे विधुभूषण मलिक, कार्यवाहक भी थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत मेरे साथी कौन सी की होगी? तो आप बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, इस तरीके से कर देना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, हाई कोर्ट की बात होगी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत मेरे साथी, कैसी इमारत की बात होगी? ऐतिहासिक मतलब प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आप ही को बता देना है ऐतिहासिक इमारत, आगे बात तो समझ में? जी सर, ऐतिहासिक इमारत। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत इंडो गौतिक शैली में बनी है भैया जी, इंडो, हाँ गौतिक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, गौतिक शैली में बनी है। आगे बात समझ में ना? हाँ सर जी, आगे बात समझ में, शैली में बनी है, ये पॉइंट आपको लिखना है। और भैया जी बनी है जिसका डिजाइन मैं यहाँ भी लिख दूंगा। ये जो इमारत जो है, कौन सी इमारत की बात होगी मेरे साथी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है जिसका डिजाइन, डिजाइन की बात है रिचर्ड रो स्केल साथी, जिसका डिजाइन ये आप बता देना, जिसका डिजाइन रिचर्ड रो स्केल, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे रिचर्ड रो स्केल, हाँ जी। एक वेयने, वेयने ने मतलब कि तैयार किया था, वेयने ने, रिचर्ड रो स्केल भी याद रखो कि ना, वेयने ने तैयार किया था, आएगा क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब पूछा जाएगा तो मेरे साथी जवाब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत मेरे साथी इंडो गौतिक शैली में बनी है और जिसका डिजाइन रिचर्ड रो स्केल ने, रो स्केल वेयने ने तैयार किया था। यहाँ तक किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अब बात होगी भैया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, आपने पढ़ा होगा भैया जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद, हाँ जी, उच्च न्यायालय, इस तरीके से करेंगे हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ बेंच है, कौन सी बेंच? तो आप बताएंगे साथी लखनऊ बेंच कब स्थापित की गई? तो आप कर देना 1948
में स्थापित की गई थी। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, स्थापित की गई थी। की गई थी, ठीक है। अब भैया जी ये इसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो ज़्यादा आपके लिए मतलब है ना, तो जो है अब देख लो, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप करके आएँगे। ये तो मैंने पूरा निचोड़ सा आपको दे दिया। और कमलाकांत वर्मा न्यायाधीश होंगे स्वतंत्रता के बाद 1940 से 1947। भैया जी कमलाकांत वर्मा दे तो रखे हैं आपने, टीक तो लिया, लेकिन कमलाकांत वर्मा 15 अगस्त 1947 से पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। जो 15 अगस्त 1947 के बाद बने थे वो विधुभूषण मलिक बने थे, ठीक है। आगे होगी बात यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में भी बता दो सर जी, ये इंग्लिश में जुड़ेश्री वुडेश्री मैंने लिख दिए हैं, चीफ जस्टिस इतना ही होगा, इन्हें करो आराम से, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। और इसी के साथ भैया जी मुझे भी पूर्णतः विश्वास है कि यदि आपने किया तो 100% भैया करके आएंगे। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ भैया आप हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। कौन सा? तो आप हेडिंग डाल देना सर जी, उत्तर प्रदेश, हाँ, लोक सेवा आयोग। कौन सी सेवा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात होगी। और मैं बात कर पाऊंगा तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा होगा? तो भैया जी आप यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश। जी सर जी, मतलब अब क्वेश्चन तो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होगा? तो मेरे साथी पब्लिक, हाँ जी, और करना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। सर्विस कमीशन, सर्विस क्या होगा? तो भैया जी आप कर पा रहे होंगे कमीशन, इस तरीके से आपको कर देना, ठीक है। करेंगे ना, यहाँ कर दो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आनी चाहिए, एक सेकंड, कमीशन। चलो अब सही वाली बात, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। गुरुजी जब मैं दरोगा बन जाऊंगा तो मैं आपसे बात पर से आऊंगा, आरडब्ल्यू ऑफिस। बहुत बढ़िया। चलो, लखनऊ बेंच का मतलब क्या है सर जी? लखनऊ बेंच मतलब कि देखो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके अदर लखनऊ बेंच में भी सुनवाई होगी। अब बेंच जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपका जो एक कोचिंग खोल दिया आपने आरडब्ल्यू के नाम से, और दूसरी माना कि एक चलो बागपत में है, दूसरी आपकी मान लिया कि जो है शामली में है, तो बेंच होगी ना, कार्य वही होगा, नाम होगा, ठीक है ना, सारी चीजें इधर उधर चलती रहेंगी, ये है बेंच। आगे बात सुनिए, चलो। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी मेरे साथी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत की गई थी। अरे भैया खंडपीठ भी यही है, ठीक है। चलो, अब बात आ जाती है स्थापना की मेरे साथी, बात किसकी होगी? स्थापना। और स्थापना हमसे पूछा गया एस्टेब्लिशमेंट। कौन सा? एस्टेब्लिशमेंट, ये कर देना है। अब साथी आज मैंने एस्टेब्लिशमेंट की बात करी तो आप 1 अप्रैल के अप्रैल की बात कर रहे हैं तो आप करेंगे 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, 1937 ईस्वी को। और किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम। भैया जी कौन सा अधिनियम होगा? भारत शासन अधिनियम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ये कर देना 1935 के तहत। 1935 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम, और इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है 1 अप्रैल 1937 को, जिसका कार्य क्या है? राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। आज मैं सर जी इसके कार्य की बात करूं, ये मतलब कि इसका क्यों, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है, आज ऑब्जेक्ट की बात होगी। तो राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ये कर देना है भैया जी, किसमें? राज्य में, हाँ जी, राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए। कैसी सेवाओं की बात है? विभिन्न, हाँ, राज्य में विभिन्न सरकारी सरकारी सेवाओं के लिए, ये आपको बता देना है, सेवाओं के लिए, ठीक है, राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आएगा क्वेश्चन। तो आप बताएंगे योग्य उम्मीदवारों का। कैसे उम्मीदवारों की बात है? तो मेरे साथ योग्य, हाँ, उम्मीदवारों का चयन करना, योग्य उम्मीदवारों का, जी सर जी, उम्मीदवारों का क्या करना है? चयन करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे, ठीक है, चयन करना। राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना इसका उद्देश्य होगा, जिसका हेडक्वार्टर मेरे साथ प्रयागराज में, ठीक है। बात किसकी होगी भैया जी? इसका हेडक्वार्टर, आगे बात समझ में ना, इसके हेडक्वार्टर्स की बात होगी तो मेरे भैया आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर्स होगा प्रयागराज में। अब क्वेश्चन आज कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आप एकदम राइट बताएंगे, प्रयागराज में, हेडक्वार्टर से साथी। वर्तमान जो कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा विनियम 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आज वर्तमान कार्यकारी जो कार्यरत वर्किंग जो है ये करेंगे साथी, वर्तमान कार्यकारी आयोग को ये कर देना है। मेरा क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, वर्तमान कार्यकारी आयोग को, कौन से आयोग की बात है साथी? वर्तमान कार्यकारी आयोग को, ठीक है, कार्यकारी आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साथी। कौन सा? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन, ठीक है, कौन सा? तो आप बताएंगे विनियमन, ठीक है, इस तरीके से कर देना, विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1976 द्वारा मेरे साथी क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो भैया आप बताएंगे एक योद्धा की भांति किया जाता है। यहाँ तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट? हेडक्वार्टर स्थापना किसकी द्वारा और क्यों और किसके द्वारा आज विनियमित किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के द्वारा इसे, ठीक है। चलो, फर्स्ट प्रेसिडेंट साथी मैं बात कर पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आज फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात होगी भैया जी, कौन सा? तो आप यहाँ लिख पा रहे होंगे सर जी फर्स्ट, हाँ, प्रेसी मतलब और बताना है, आता है क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जी, ये एकदम राइट आंसर होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब कोई है मेरा साथी जो मुझे बता दे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो सर डी एल ड्रेक ब्रोकमैन जी। प्रणाम गुरुदेव सर, मैं आपको
अवगत करा देता हूं। मैंने इस टाइम मॉक टेस्ट एक, यहाँ इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, टेलीग्राम पे लिखे करो, यहाँ ना पढ़ूंगा मैं किसी की भी। सर डीएल कौन होंगे, तो आप बताएंगे सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन, ये आपके ड्रेक, हाँ जी ब्रोकमैन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हम बताएंगे, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 3 अप्रैल 1937 से लेकर, मेरे साथी अप्रैल की बात होगी, इनका जो कार्यकाल था 3 अप्रैल 1937 से भैया जी, हाँ 1 अप्रैल 1942 ईस्वी तक, 1942। अच्छा जी, सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन ये आप बताएंगे। उस समय भैया जी 2 सदस्य भी हुआ करते थे, मतलब कि सदस्य देखो, एक अध्यक्ष था और 2 थे सदस्य, तो राय बहादुर मानसिंह कौन से होंगे, तो भैया जी सदस्यों की बात होगी राय बहादुर मानसिंह। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम सदस्य जो थे वो कौन थे, तो खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद, ठीक है ना, खान बहादुर, ये भी एक नाम होगा भैया जी, खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद, ठीक है, सैयद जी अबू मोहम्मद, कौन सा मोहम्मद होगा, तो आप लिखेंगे अबू मोहम्मद, ये भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये 2 सदस्य थे, राय बहादुर मानसिंह और साथ ही खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद, दो, एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। कितने, तो भैया जी ठीक है ना, कितने सदस्य हैं लोक सेवा आयोग के, कितने अध्यक्ष, तो आप बताएंगे भैया जी, अरे चेयरमैन बोल दो, प्रेसिडेंट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो तो आप बताएंगे भैया जी वो कौन होंगे, तो आप बताएंगे सी सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन, प्रथम सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी। अब प्रथम सचिव की बात होगी, लोक सेवा आयोग का प्रथम सचिव कौन था, सचिव हमसे पूछा गया, तो भैया जी फर्स्ट सेक्रेटरी। अब क्या होगा, तो आप बताएंगे, साथ ही बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा और आएगा, तो आप निष्पक्षता के साथ बताएंगे, ठीक है, सेक्रेटरी जी सर जी। अब प्रथम सेक्रेटरी आप करेंगे, कौन थी प्रथम सेक्रेटरी कौन थे, राय साहब महिषानंद, ठीक है ना, कौन से राय साहब, इस तरीके से कर देना सर जी, कौन से साहब होंगे, राय साहब साहब महिषानंद, मेरे साथी कौन से राय साहब महिषानंद, और आप बता देना घिल्डियाल, कौन से होंगे भैया जी, घिल्डियाल, ये कर देना। ये पहले सेक्रेटरी थे, लोक सेवा आयोग के पहले सेक्रेटरी थे, ये आपको बता देना है, जो 24 जून 1937 को, ठीक है ना, क्या जून की बात होगी मेरे साथी, 24 जून 1937 को इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 25 अप्रैल की बात होगी, 25 अप्रैल 1942 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। आगे बात समझ में जी। अब बात आती है कि फर्स्ट चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग का फर्स्ट प्रेसिडेंट या जो प्रथम अध्यक्ष या प्रथम चेयरमैन कौन था, तो साथ ही आप बताएंगे उसका नाम था सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन। अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य भी हुआ करते थे, पहले छोटा सा था ना, तो राय बहादुर मानसिंह, खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद, ये आपको बताना है। आगे बात समझ में, और क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर। और साथ ही जो प्रथम जो सचिव थे, जो फर्स्ट सेक्रेटरी राय साहब महिषानंद घिल्डियाल, आपको बता देना है, ठीक है, ये पॉइंट आप बताएंगे निश्चित तौर पर। आगे बात समझ में, चलो अब दूसरी बात क्या है भैया जी, एक नाम आपने सुना होगा आयोग में, डॉक्टर अमरनाथ जहां, ये पॉइंट होगा आयोग में, ये लिख देना आयोग में डॉक्टर अमरनाथ, कौन सी डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर अमरनाथ कौन होंगे भैया जी, झा, इस तरीके से कर देना, मतलब आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे, अकेले ऐसे अध्यक्ष थे, अकेले भैया जी, हाँ ऐसे अध्यक्ष थे, कैसे, ऐसे अकेले अध्यक्ष थे जिन्हें 2 बार इस पद की, जिन्हें 2 बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। कौन सा पद, अध्यक्ष पद, जी सर, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। आगे बात समझ में, और आपको करना भी है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और साथ ही बताना होगा। तो आयोग में डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले ऐसे अध्यक्ष थे मेरे साथी जिन्हें 2 बार इस पद की जिम्मेदारी मिलती है। जब से हम देखें और आज तक मेरे साथी अमरनाथ एकमात्र भैया जी ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें 2 बार इस पद की जिम्मेदारी मिली। आगे बात समझ में, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। और आज यूपीएससी की बात होगी, तो भैया जी आज यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष, माफी चाहूंगा यूपीएससी कह रहा हूं मैं, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत, वर्तमान अध्यक्ष हमसे पूछे जाए तो संजय, ठीक है ना, संजय श्रीनेत, ये होंगे भैया जी, वर्तमान की बात होगी संजय श्रीनेत, ये आज वर्तमान में अध्यक्ष होंगे इसके, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। और मेरे साथी इस पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होगी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट, ठीक है ना, पार्ट 14 में है, और आर्टिकल की यदि मैं बात करूं 14 में तो हो गया, और आर्टिकल ये कहां से कहां तक, तो साथ ही आप कर देना 315 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर 324 तक, 23 तक माफी चाहूंगा, ये किसका, तो आप बताएंगे ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रखा हुआ है, ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। और आपको करना प्रभु लिखने का समय दीजिए, विवेक एक्सप्रेस मत बनिए, ठीक है, बाद में लिख लेना भैया। आगे बात समझ में, यदि मैं यहां जी करूंगा तो तुम्हारे साथ जन कितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो ये और कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, इसी के साथ भैया जी 1 सेकंड, ये यहाँ आ जाओ। अब चलो आगे, वर्तमान में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य होते हैं। आज आगे भाषण में अब बात होगी भैया जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित, ठीक है, मैं बात करूं वर्तमान की बात होगी, तो मेरे साथी वर्तमान लोक सेवा आयोग मतलब उत्तर प्रदेश की बात है, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कौन सी सेवा की बात है, वर्तमान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने, आज कितनी देखूं तो आयोग में भैया जी एक अध्यक्ष सहित कितने, तो एक अध्यक्ष जो चेयरमैन सहित इसे लगाकर 9 सदस्य हैं, ठीक है, 9, ठीक है, 9 मेंबर, 9 सदस्य होते हैं। आज यदि हम देखें तो भैया जी एक तो अध्यक्ष होगा, 8 बाकी सदस्य, टोटल तो कितने होंगे, तो 9 होंगे, 9 सदस्य हैं आज देखा जाए तो। और जिनकी कार्यकाल की बात होगी ये भी होगा साथ ही वर्किंग टाइम, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसकी बात होगी, तो वर्किंग जो टाइम है वो कितना होगा। अब इनके कार्यकाल की बात होगी 6 वर्ष, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आपको बता देना है कितना होगा 6 वर्ष, या आप करेंगे 62 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है, 62 वर्ष जो भी पहले हो। अब ये 62 वर्ष समझ में नहीं होगी, मैं बता रहा हूं क्या है। देखो मैं माना कि मैं बन गया यूपी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य,
मेरी उम्र है जिस समय मैं बना 59 वर्ष, ठीक है? 59 वर्ष मेरी आयु है। मेरा कार्यकाल कितने का होगा? 6 वर्ष का। और 59 और 6 कितने बैठ रहे हैं? तो सर जी 65, लेकिन मैं बन कब तक सकता हूँ? 62 वर्ष तक। तो मैं 3 साल तक ही कार्य करूँगा। अब यदि मैं बना, मेरी उम्र है 52 साल की, ठीक है? और 6 का कार्यकाल तो 58, ठीक है? मैं पूरा कार्यकाल कर जाऊँगा। तो ये बात होगी आपकी, ठीक है? तो 6 वर्ष या 62 साल, जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होगा। और साथ ही इनकी जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, यदि मैं बात करूँगा किसकी, तो ऐसे ये जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति की बात होगी। भैया किसकी बात है? तो आप करेंगे अपॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देना अपॉइंटमेंट। जी सर, कौन करेगा? तो गवर्नर। गवर्नर के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भैया जी किसके द्वारा? गवर्नर, ठीक है ना? जो गवर्नर के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट हर वर्ष राज्यपाल को सौंपता है। तो ये पॉइंट होंगे भैया जी आपके कौन से? तो आपको कर भी देने हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उच्च न्यायालय से करा दिए और आपके किससे करा दिए? लोक सेवा आयोग। एक पॉइंट और है आपका उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, ठीक है? एक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त को बताएंगे। जी आप बामन के हैं? अरे मैं बात कर रहा हूँ, खाम खा की बात ना समझाऊं। चलो, और भैया जी कल जो चलेगी पंचायती राज, आगे बात सुन में करंट सीएम के बारे में नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाऊं करंट सीएम के बारे में? सब पता है योगी आदित्यनाथ हैं। और क्या पढ़ाऊं? तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। और भैया जी ये क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर, और जब पूछे जाएंगे तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चनों के जवाब देंगे। तो साथ ही यहां से मिलेंगे कल आगे। इन्हें करना बढ़िया तरीके से, अपने नोट्स बनाना। और मुझे इतना पूर्णतः विश्वास है कि जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने ठान रखी है कि उनकी नौकरी लेनी है, तो वो उनके किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो अपने आप बढ़िया तरीके से पढ़ते चल रहे हैं और नोट्स बनाते चल रहे हैं। और जिन्हें एक दो बार जिसने धक्का खा लिए, तो वो तो किसी से भूलेगा ही ना। वो तो आराम से पढ़ रहा होगा, नोट्स बना रहा होगा। उसे इतना भी जो है यदि नए फैक्ट मिल रहे होंगे तो अच्छा मजा आ भी रहा होगा। और जो नए नोट्स रहे हैं, जो इंटर करके निकले हैं, उनके लिए मैं एक बात बताऊं। जो इंटर करके निकलते हैं ना तुरंत, तो वे सोचते हैं कि मैंने भैया मैं बन गया सिकंदर, मैंने विश्व पे विजय प्राप्त कर ली, मैं सिकंदर हूं। क्योंकि इंटर के बाद तुरंत निकलेंगे, कॉलेज देखेंगे और भाई साहब तू तो जैसा तो दुनिया में ना है कोई भी, आज इंटर करके कॉलेज की तरफ प्रस्थान करा है, तो इस भूल में रह जाना, ठीक है? कुछ कह रहे हैं डीपली, क्योंकि बहुत सारे इनके तो डीपली यही समझ में आ रही डीपली। तो बहुत लंबा संघर्ष होगा, कंपटीशन में जुड़े हो पता पड़ जाएगी सब, ठीक है? ज्यादा ना कहूंगा, ये सारी चीजें हैं। और जो मेरे साथी 2-3 साल से लगे हुए हैं, उन्हें पता है, घर छोड़ के पड़े हैं, उन्हें पता है कि नौकरी क्या है और क्या कंपटीशन है। आगे बात समझ में? तो मैं बार बार आपसे कहूंगा भैया आराम से पढ़ते रहो। और जो जिसे जो है नौकरी लेनी है, तो वो किसी से कुछ भी ना कहेगा, इतना टाइम वेस्ट ना करेगा वो। चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल 6 बजे। अपनी तैयारी को करना है बढ़िया तरीके से, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।